हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है स्लैब चेकलिस्ट। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रखा है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, या आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप एक साइट इंजीनियर हैं या आप एक फॉरमैन हैं या आप एक सुपरवाइजर हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। आपको यहाँ से आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में जो मैं लेकर आ रहा हूँ उसमें क्या है कि आप अगर स्लैब की कहीं कंक्रीटिंग कर रहे हैं, अक्सर आप साइट पे स्लैब की कंक्रीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको स्लैब के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। फिर स्लैब को जब आप कंक्रीट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्रॉम अगर आप एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, आप अगर उसकी शटरिंग कर रहे हैं, तब से लेकर जब तक आपने फाइनल कंक्रीट पोर नहीं किया है, तब तक आपको क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाला है। आप जब भी आप साइट पे कभी स्लैब की कंक्रीटिंग कराने जा रहे हैं या स्लैब का आप शटरिंग कराने जा रहे हैं या कोई स्लैब का वर्क कराने जा रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ ये स्लैब के लिए नहीं है, आप इस स्लैब के चेकलिस्ट को आप किसी अदर स्ट्रक्चर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी आपको एक बेस मिलने वाला, आपको एक प्रेफरेंस मिलने वाला है कि आपको कौन सा स्टेप पहले कराना है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि स्लैब डिटेल्स में यहाँ जो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है स्लैब डिटेल्स में क्या है। द स्लैब चेकलिस्ट इज अ क्रिटिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल दैट इंश्योर्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेफ्टी कंप्लायंस एंड adherence to the design specification. It facilitates systematic inspection before, during and after slab casting, minimizing error, preventing rework and supporting efficient and high standard construction practices. अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब आप स्लैब की कंक्रीटिंग कर रहे हैं या स्लैब का कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको एक स्लैब चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। स्लैब चेकलिस्ट बेसिकली क्या है कि एक शेड्यूल्ड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको क्या है कि आपको प्रॉपर फॉलो करना होता है। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, क्या चेंजेस आता है। अगर आप ना फॉलो करें या आप फॉलो करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप उस स्लैब चेकलिस्ट के थ्रू आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उस कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रख सकते हैं, सेफ्टी कंप्लायंस को मेंटेन कर सकते हैं, डिजाइन स्पेसिफिकेशन को आप एडहेयर कर सकते हैं। आप क्या है सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन करेंगे। कब कब करते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लैब कास्टिंग, मतलब स्लैब कास्टिंग करने से पहले, स्लैब कास्टिंग करने के टाइम में और स्लैब कास्टिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको इंस्पेक्शन करते हैं, सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन करते हैं, जिससे क्या हो कि एरर कम से कम हो और हम क्या कर सकें, डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो भी ड्राइंग में दिया हुआ उसको हम लोग फॉलो करें, उसको एडहेयर करें। साथ ही साथ सेफ्टी कंप्लायंसेस कि हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर रखा है या नहीं रखा है, उससे कोई ऐसा हजार्ड या इंसिडेंट तो नहीं हो जाए। तो इन सब को कंप्लायंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैब चेकलिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और स्लैब चेकलिस्ट को साइट पे एडहेयर करते हैं। साथ ही साथ जब आप स्लैब चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको रिवर्क नहीं करना पड़ता। रिवर्क मीन्स कि आपने मान लो कि स्लैब चेकलिस्ट नहीं किया और आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया या कभी शटरिंग किया या आपने बार बाइंडिंग किया, तो उसमें क्या जनरल होता है कि आप जब चेक करने जाते हो तो आप उसमें से कोई एक पॉइंट मिस कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो आपने मिस कर गए क्योंकि आपके पास वो स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है। बट अगर आपके पास वो चेकलिस्ट है तो आप एक एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे और उसमें टिक करते जाएंगे या ओके करते जाएंगे या अपना रिमार्क डालते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपसे वो मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब चलिए देखिए समझते हैं कि सबसे पहले टाइप ऑफ स्लैब। अब अगर हम स्लैब की चेकलिस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप ऑफ स्लैब क्या होता है। तो स्लैब्स आर जनरली क्लासिफाइड एज वन वे स्लैब्स एंड टू वे स्लैब्स। जनरली स्लैब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वन वे स्लैब होता है, एक टू वे स्लैब होता है। अभी मैं इसमें डीप में आपको बताने वाला हूँ कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। तो अभी बस बेसिक आप समझिए कि स्लैब के दो टाइप होते हैं, वन वे स्लैब्स एंड टू वे स्लैब्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब होता है, जनरली क्या होता है जब आप साइज एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसके हिसाब से स्लैब के दो टाइप होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्लैब के टाइप्स होते हैं, जैसे वेफल स्लैब होता है, रिप स्लैब होता है, बहुत सारे, मतलब वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के पर्पज पे देखा जाए तो उस बेस पे और भी टाइप्स के स्लैब होते हैं। बट अगर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें दो तरह के स्लैब होते हैं, वन वे स्लैब और एक टू वे स्लैब। रिगार्डिंग रेनफोर्समेंट डिटेल्स, स्लैब में इंक्लूड क्रैंक बार्स, ऑल्सो नोन एज बेंट अप बार्स एंड डबल मेस रेनफोर्समेंट। अगर आप बात करें कि रेनफोर्समेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो स्लैब में कितने टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक सिंगल मेस होता है, जैसे कि आपने बॉटम में से क्या किया है, रेनफोर्समेंट डाल दिया है, तो ये क्या हो गया, सिंगल मेस। एक होता है डबल मेस, जैसे कि आपने ऐसा कर दिया, ये नीचे का है, फिर आपने सेम ऐसे ऊपर में भी डाल दिया, मतलब बॉटम साइड और उसके टॉप साइड
दोनों में क्या किया आपने, हॉरिजॉन्टल बार्स को क्या किया, मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार को क्या किया है, प्लेस किया है, तो वो भी आपका डबल मेश हो गया। एक आपका होता है क्रैंक बार। क्रैंक बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये ऐसे होकर बेंट अप बार, इसको बेंट अप बार भी बोलते हैं, ये इस तरह से जाता है, जो ऊपर से होके ये थोड़ा सा बेंट होता है और फिर ये क्या करता है, नीचे जाता है, इसको क्या कहते हैं, बेंट अप बार। तो एक ये भी होता है आपका रेनफोर्समेंट टाइप के हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या होता है, डबल मेश, सिंगल मेश और आपका एक क्रैंक बार। चलिए समझते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है कि आपके एस्पेक्ट वाइज में आपको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बताने की कोशिश किया है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या होता है, जिससे कि यहाँ की आपका एक डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे पहला है सपोर्ट। अगर सपोर्ट के एस्पेक्ट में बात किया जाए तो सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स, सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड। टू वे स्लैब क्या है, सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स। अभी इसे देखिए, अगर मैं यहाँ थोड़ा एक पिक्चर बना के आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ, जैसे ये देखिए और एक ये देखिए, तो भी क्या है कि इसमें आपका ये बीम हो गया। अब जनरली जो आपका बरामदा होता है या जो हॉल होता है, ये बीम हो गया आपका। तो आपका क्या हो गया, एक आपका इस साइड से सपोर्ट है और एक इस साइड से सपोर्ट होता है। हो सकता है कि ये भी फोर साइड से सपोर्टेड हो, ऐसा इसमें मैंडेटरी नहीं है कि फोर साइड से नहीं हो सकता है ये फोर साइड से सपोर्टेड हो, बट जनरली अगर टू साइड से सपोर्टेड है और उसका जो आपका जो लेंथ और विड्थ में जो रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब बोलते हैं। अभी टू वे स्लैब में क्या होता है कि इसका जो ये जो फेस होता है ना, ये चारों साइड से क्या होता है, सपोर्ट होता है। मतलब टू वे स्लैब अगर है तो वो चारों साइड से सपोर्ट उसकी क्या होना ही होना है उसमें। अगर वन वे स्लैब है तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें 2 साइड से सपोर्ट हो सकता है या चारों साइड से सपोर्ट हो सकता है, तो उसको भी हम लोग वन वे स्लैब बोलते हैं। और टू वे स्लैब में तो चारों साइड से सपोर्ट होना ही है। देखिए दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, बेंड्स और डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, बेंड्स और डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। देखिए क्या है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो बेंडिंग होने के चांसेस हैं, ये बेंडिंग के सब क्या होगा, इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे बेंडिंग होगा, चाहे इस साइड से हो सकता है या इस साइड से हो सकता है। मतलब कि अगर देखेंगे तो ऐसा बेंडिंग होगा, ऐसा, ठीक है। बट आप अगर टू वे स्लैब में बात करें तो बेंड्स इन बोथ डायरेक्शन, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पैन। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमेंशन है उसका जो आप देखेंगे कि दोनों में जो एक कंपैरिजन देखेंगे कि एल लेंथ और ब्रेथ में का जो गैप है, जो कि जिसका रेशियो है क्या है, 2 के बराबर है या 2 के कम है, 2 के बराबर है या 2 से कम है। तो इस केस में क्या होता है कि इसका जो बेंडिंग होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, शॉर्टर स्पैन में भी और लॉन्गर स्पैन की साइड भी। बट क्या है कि जनरली जब आपका वन वे स्लैब होता है तो उसका जो एल वाई बी का रेशियो होता है वो मोर देन क्या होता है, 2 होता है। तो इस केस में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, एक ही एक्सिस पे क्या करेगा, वो बेंड करने वाला है। लोड ट्रांसफर की बात करें तो वन वे स्लैब में क्या होता है, लोड कैरीड इन ए सिंगल डायरेक्शन, शॉर्टर स्पैन। अब जो लोड कैरी होगा वो होगा शॉर्टर स्पैन में, शॉर्टर स्पैन के साइड में। ये जो आपका शॉर्टर स्पैन है इस साइड में लोड कैरी होगा। बट टू वे स्लैब में क्या होगा, लोड कैरीड इन 2 डायरेक्शन, मतलब बोथ, मतलब शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन दोनों साइड में, ठीक है। इसमें देखेंगे ये है आपका लोड कैरी करने का, ये इधर से शॉर्टर स्पैन के साइड में। इसमें क्या है कि चारों साइड में आपका क्या होगा, लोड कैरी होगा, ठीक है। स्पैन रेशियो, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर लेंथ बाई ब्रेथ, मतलब अगर कोई लेंथ वाला पार्ट है, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल से बता दूं, ये इसकी लेंथ अगर मान लो कि 10 है और इसकी लेंथ आपकी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अगर लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ क्या है, ये 2 से ज़्यादा है। तो अगर ये 2 से ज़्यादा है तो ये क्या है, वन वे स्लैब है। ये क्या है, वन वे, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका एक स्लैब है, इसका लेंथ है 4, इसका लेंथ है 3। तो अगर हम इसको करेंगे 4/3 तो क्या हो जाएगा, 1.33 के अप्रॉक्स में आएगा। तो जब ये 1.33 क्या है, 2 से कम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, टू वे स्लैब। ये क्या कहलाएगा, टू वे स्लैब। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं, जब आपका कोई डायमेंशन दिया गया है तो उससे पता कर सकते हैं कि वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। आप समझते हैं कि वन वे स्लैब कहाँ यूज होता है और टू वे स्लैब कहाँ यूज होता है। तो जो कॉमन यूज है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का, तो वन वे का है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कॉरिडोर में, रूम्स में विथ रेक्टेंगुलर फ्लोर प्लान्स,
मतलब जनरली जब आप पैसेज की बात करें या हॉल्स की बात करें या फिर आप कोई जैसे आपका ये होता है ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपका कोई एरिया जहाँ से आप क्रॉस करके पीछे की साइड जा रहे हैं या आपका एक जाने का पैसेज हो गया, उन सब केस में क्या होता है या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका कोई अगर जो रेनफोर्समेंट से बाहर निकल रहा हो जैसे छज्जा हो गया, ठीक है, टेरेस हो गया, तो इस केस में ये क्या कहलाता है, जनरली इस केस में ये वन वे स्लैब होता है। टू वे स्लैब कहाँ पर होता है? कॉमर्शियल बिल्डिंग में। टू वे कॉमर्शियल बिल्डिंग में, ऑफिस फ्लोर में, लार्ज हॉल्स में, पब्लिक बिल्डिंग, रूम्स, जनरली रूम्स भी क्या होते हैं अपना टू वे स्लैब होते हैं आपके। जहाँ भी आप देखेंगे कि जो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, या फिर आप देखेंगे जहाँ पर कि लोड क्या है, ऊपर से लोड ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है और लोड को क्या करना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों साइड में, तो उस केस में क्या होता है कि आपका टू वे स्लैब यूज होता है। आशा करता हूँ कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो स्लैब चेकलिस्ट का स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, अब उसको समझते हैं। ये अगर स्लैब चेकलिस्ट है तो स्लैब चेकलिस्ट में जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, ये स्लैब चेकलिस्ट हो गया, और इसमें जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है आप किस किस स्टेज में इंस्पेक्शन करने वाले हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो स्टेजिंग ऑफ स्लैब। स्टेजिंग क्या हो गया कि जब भी आप कोई शटरिंग लगाने वाले, जैसे आपका ये स्लैब है, स्लैब में क्या करेंगे आप शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग लगाने के बाद आप उसमें प्रॉप्स लगाएंगे, फिर उसको सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टेजिंग ऑफ स्लैब आप कितने अब बहुत सारे प्रॉप्स को क्या होता है, आपका जो हाइट होता है स्लैब का वो हो सकता है 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, तो उसमें क्या करेंगे आप बहुत सारे जो कप्स लॉक्स से या स्कैफोल्डिंग को या बम्बू से या स्कैफोल्डिंग या आप पाइप के थ्रू आप उसको क्या करेंगे कनेक्ट करके क्या करेंगे उसको ऊपर तक ले जाएंगे, जिस भी आपको लेवल तक ले जाना है उसमें आप क्या करेंगे स्टेजिंग करेंगे। इस तरह का स्टेजिंग होता है ना, देखेंगे आप ऐसा ऐसा करके जो हम लोग स्टेजिंग करते हैं, ठीक है। स्टेजिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग मतलब क्या हो गया कि आप जब भी कोई शटरिंग कर रहे हैं, शटरिंग में क्या होगा प्रॉप्स को आप लगाएंगे और उसको क्या करेंगे सपोर्ट देंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी जैसे आपकी बीम आ रही है तो बीम के नीचे लगाएंगे और बीम के नीचे लगा के इसको क्या करेंगे प्रॉप्स देंगे और इसको सेंटरिंग करेंगे। शटरिंग ऑफ स्लैब विथ लेवल, फिर क्या करेंगे आप जो स्लैब की शटरिंग करेंगे उसका लेवल चेक करेंगे वो प्रॉपर लेवल पे है या नहीं है, उसमें कोई अंड्यूलेशन हो तो उसको आप मेकअप करेंगे। रेनफोर्समेंट बाइंडिंग, उसके बाद क्या करेंगे जब आपका शटरिंग लग जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे उस पर आप रेनफोर्समेंट बाइंडिंग करेंगे। ड्यूरिंग पोर कॉन्क्रीट, जब आपने रेनफोर्समेंट बाइंडिंग कर दिया है तो उसके बाद क्या करेंगे उसमें कवर ब्लॉक वगैरह लगाएंगे। कवर ब्लॉक लगाने के बाद क्या करेंगे उस पर कॉन्क्रीट पोर करेंगे। कॉन्क्रीट पोर करेंगे, ये आपका क्या हो गया ड्यूरिंग पोरिंग कॉन्क्रीट। पोस्ट कॉन्क्रीटिंग चेक इंक्लूडिंग क्यूरिंग एंड डिसर्टिंग, उसके बाद क्या करेंगे जब आपका कॉन्क्रीटिंग हो गया तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका क्यूरिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, आपका डिसर्टिंग कब होगा, डिसर्टिंग कब होगा। डिसर्टिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखा है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जो रिकमेंडेड IS 456 में जो रिकमेंडेड टाइम दिया गया डिसर्टिंग का वो क्या है, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि डिसर्टिंग कब किया जाना चाहिए। तो देखिए स्लैब चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या है स्टेजिंग, फिर क्या है सेंटरिंग, फिर क्या है शटरिंग, फिर रेनफोर्समेंट बाइंडिंग, फिर ड्यूरिंग कॉन्क्रीट पोर, पोर कॉन्क्रीट करने के टाइम आपको क्या क्या देना है, और पोस्ट कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है। तो इन मतलब आपको इन सारे स्टेजेस में इन सारे स्टेप्स में आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप कॉन्क्रीटिंग का, स्लैब शटरिंग का, स्लैब के पूरे एग्जीक्यूशन वर्क को क्या करना है चेक करना है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका है, सबसे पहले आप समझते हैं स्टेजिंग के बारे में। जब आप स्टेजिंग करने जा रहे हो जब आप तो उसमें क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रॉप्स एंड जैक्स। प्रॉप्स तो आपको मैंने भी बताया, ये आपके क्या हो गए, ये जो आपके पाइप्स हो गए या बम्बू हो गए या फिर आपके जो वुडन होते हैं ना, वुडन ये इस तरह के आपके पैटर्न्स, वो क्या कहलाते हैं प्रॉप्स कहलाते हैं। और अगर आपका पाइप है तो पाइप में आप क्या करेंगे, पाइप आपकी जो रहती है आप मल्टीपल पाइप्स को इसमें ऐड करेंगे और जब आपका छत का लेवल आने वाला है, जो स्लैब का लेवल आने वाला है, तो उसमें आप उसको लेवल करने के लिए क्या करते हैं नीचे से एक जैक लगाते हैं, जो कि जैक क्या होता है, जैक थ्रेडेड में होता है, जिसको कि आप उसको अप या डाउन अपना अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जैक क्या करता है इसको पुश करता है और पुश करके आप ऊपर भी कर सकते हैं, उसको आप डाउन भी कर सकते हैं। प्रॉप्स एंड जैक्स, अब इसमें क्या चेक करना है आपको, प्रॉप्स एंड जैक में चेक करना है शुड बी गुड क्वालिटी, रस्ट फ्री एंड अनडैमेज्ड। अभी आपको इसमें क्या देखना है कि जो प्रॉप्स है, जो पाइप्स है, उसमें रस्ट ना लगा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ी थिकनेस हो, उसमें उसका हैवी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब थिन हो, उसमें कोई उसकी जो लेयर होती है ना आपके सरफेस वो थिक ना हो, हैवी ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, वो लोड बियर ही ना कर सके। तो क्या होगा कि जब आप पे उस पर कॉन्क्रीट का लोड आएगा तो वो हो सकता है बकल कर जाए, हो सकता है कि आपकी स्टेजिंग फेलियर हो जाए, हो सकता है कि जब आप स्टेजिंग कर रहे हो तब भी वो लोड ना ले और अचानक वो फेलियर हो जाए, जिससे क्या हो सकता है कोई हजार्ड हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो आपका जैक है, जैक आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैक प्रॉपर होना चाहिए मीन्स कि आपकी जो जैक है नीचे में वो इस तरह से होती है जो कि लोड को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करती है अर्थ पे, ठीक है, ग्राउंड पे।
तो क्या है वो प्रॉपर होना चाहिए, थ्रेडेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि थ्रेड उसका डैमेज्ड हो, या ऐसा ना हो कि आपका जैक थोड़ा-सा टेढ़ा हो, मतलब डैमेज होने की वजह से टेढ़ा हो गया, या पाइप आपकी जो प्रॉप्स है वो आपकी टेढ़े मतलब सीधा ना हो। जैसे आप मान लो आप ऐसे पाइप है, कोई पाइप ऐसे है, तो ये आप इसमें आप शटरिंग में यूज़ नहीं करेंगे। आपको जब भी यूज़ करना है तो बिल्कुल सीधी पाइप या सीधी बैटन्स या सीधी बम्बू को यूज़ करना है, ठीक है? और अब जहाँ पर आप उसको एक दूसरे के साथ 2 पाइप को अगर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो या तो कप लॉक के थ्रू करें, जो कि कप लॉक क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको देखना है। ये एक सेफ्टी कंप्लायंस भी है, साथ ही इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप स्टेजिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो सकती है, जो कि आप नहीं चाहते हैं, आपके सेफ्टी कंप्लायंस को ये कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ हादसा ऐसा हो सकता है, आपके मैन पावर को चोट लग सकती है, मैन पावर का डेथ हो सकता है। आपने जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, उस समय आपकी क्या हो सकती है, स्टेजिंग आपकी शटरिंग फेल कर सकती है, आपका सारा कंक्रीट वेस्टेज जा सकता है, साथ ही साथ कोई हैजार्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। आपको इसमें क्या-क्या देखना है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आपके जो प्रॉप्स हैं, वो स्ट्रेट है या नहीं है, आपके जो डैमेज तो नहीं है, टेढ़े तो नहीं है, रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, कोई आपकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर गुड क्वालिटी का है या नहीं है, साथ ही साथ आपके जो जैक्स हैं वो प्रॉपर थ्रेडेड अच्छे हैं या नहीं है, वो डैमेज तो नहीं है, वो लूज तो नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कहीं वो टेढ़ा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, प्रॉप्स एंड जैक्स में चेक करना है। देखिए, आपको प्रॉप्स एंड जैक में वर्टिकल अलाइनमेंट, इंश्योर प्रॉप्स आर प्रॉपर्ली वर्टिकल एंड नॉट इंक्लाइन टू अवॉइड सेटलमेंट और सिंकिंग। आपको देखना है कि कोई भी प्रॉप्स जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। अगर वो इंक्लाइंड होगा तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वो फेलियर होने के चांसेस है। बेस सपोर्ट, props must be placed on wooden sole plates or firm PCC base to prevent sinking। अभी क्या है बोल रहा है कि जब भी आपको प्रॉप्स होंगे, प्रॉप्स को क्या है, अगर आप सिर्फ प्रॉप्स लगा रहे हैं, अगर जैक्स नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको नीचे में एक वुडन का, नीचे में क्या करना है, एक वुडन का आपको लगाना है टुकड़ा, उसके बाद उसको उस पर लगाना है प्रॉप्स को, ठीक है। अगर आपके पास जैक्स है तो जैक्स जनरली ऐसा होता है, देखिए ये नीचे में उसका प्लेट होता है, उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह का थ्रेडेड होता है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। अगर आपका मान लो ऐसा है कि आपके पास वुडन नहीं है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप प्रॉप्स लगाएँ, तो नीचे जो है वो सॉइल ना हो। क्योंकि क्या होगा, सॉइल में सडन आपका जो प्रेशर आएगा तो क्या होगा, प्रॉप्स वहाँ पर क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, सिंक हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करें, यहाँ पर आइदर पीसीसी होना चाहिए, कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, पीसीसी हो, आप वहाँ पर ईंट यूज कर सकते हैं, हार्ड ब्रिक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसको यूज कर सकते हैं। तो और उसके या तो आप कोई वुडन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि आपका जो भी ये लोड है, लोड क्या हो इस रेक्टेंगुलर पीस या आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट होकर आपका क्या हो, सॉइल में जाए। सडन प्रेशर आने की वजह से क्या हो सकता है, अगर एक एक्सिस पे प्रेशर आएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि वो सॉइल क्या हो सकती है, सेटल हो सकती है। दूसरा आपको क्या देखना है कि एवरी 600 mm इंटरवल पे आपको बीम पोर्शन, अगर आप बीम पोर्शन पे क्या कर रहे हैं, अगर आपका ये बीम पोर्शन है, बीम पोर्शन पे अगर आप प्रॉप्स लगा रहे हैं, तो 2 प्रॉप्स के बीच में जो होना चाहिए डिस्टेंस होनी चाहिए, ये जो 2 प्रॉप्स है इसके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 600 mm होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 600 mm होनी चाहिए। अगर आप यही स्लैब की बात करें, अगर आप स्लैब का कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होना चाहिए, अगर ये आप स्लैब है तो स्लैब में जो प्रॉप्स लगा रहे हैं तो उस 2 स्लैब के बीच में जो प्रॉप्स होना चाहिए मिनिमम हो क्या होना चाहिए, 900 mm, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 900 mm होना चाहिए। 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए 900 mm होना चाहिए। सेम अगर आप अंडर बीम के लिए बात करें तो बीम में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 600 mm होना चाहिए, 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। ब्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल ब्रेसिंग एट रेगुलर इंटरवल टू प्रिवेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट यूजिंग एमएस ब्रेसिंग और वुडन रनर्स टिपिकली 3 इंच इंटू 4 इंच। अभी क्या है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जो ब्रेसिंग बेसिकली क्या होता है वो समझते हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप मल्टीपल प्रॉप्स को ऐसे लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जब आपका क्या है, कोई बीम है या आपका स्लैब है, तो इस पर जब लोड आएगा तो ये क्या होगा, वर्टिकल ये लोड को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, नीचे आपने कोई हार्ड स्टार्टर दे दिया, हार्ड या तो आप वुडन ब्लॉक्स रख दिए या ब्रिक रख दिए या आप मान लो पीसीसी है, इससे क्या होगा, ये वर्टिकली तो मूव नहीं करेगा, बट क्या होगा कि हो सकता है कि ये इस तरह में स्वे कर सकता है, मतलब इधर से ये इस तरह मूव कर सकता है या इस तरह से मूव कर सकता है, क्योंकि क्या है कि ये तो फ्री है, ये तो मूव कर सकता है ना। जब भी लोड होगा, जब भी आप इस आपस में यहाँ पर आप जब कंक्रीट फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ऊपर में मूवमेंट होगा तो क्या हो सकता है, ये मूव कर सकता है, और जब ये मूव करेगा तो हो सकता है कि ये यहाँ से ये क्या हो, खिसक जाए, और आपका क्या हो जाए, आपका अगर 1 या 2 खिसक गया तो आपका क्या होगा, सारा स्टेजिंग फेलियर हो जाएगा।
इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेसिंग करना पड़ता है। और ब्रेसिंग कैसे करना पड़ता है, देखिए जैसे ये एक प्रॉप्स, 2 प्रॉप्स हो गया, ये भी एक प्रॉप्स है, ये भी एक प्रॉप्स है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, या तो आप हॉरिजॉन्टल कर लें, रनर लगा दें। रनर में इसकी एक आपका जो प्रॉप्स है या आपका कोई भी पाइप्स है या मान लीजिए कोई बैटन्स है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से इन चारों को एक साथ करते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाई करेंगे, यहाँ पर टाई कर देंगे, यहाँ पर टाई कर देंगे और यहाँ पर टाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये चारों एक दूसरे के साथ इस रनर से क्या होगा, इस ब्रेसिंग से क्या होगा, ये अटैच हो गए। तो अब क्या होगा, जब भी अगर मूवमेंट करेंगे तो ये अगर मूवमेंट होता है तो साथ में इन सबको भी मूवमेंट कराएगा। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रांगनेस आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आप या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं इस डायगोनल में जैसे आपकी ये 2 ब्रेसिंग है, सॉरी 2 प्रॉप्स हैं, तो आप इसको इस डायगोनल ब्रेसिंग में आप कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि ये इधर भी मूवमेंट ना होने दे और ये इधर भी मूवमेंट होने से रोके। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेसिंग सिस्टम। जनरली आप अगर पाइप का कर रहे हैं तो एमएस ब्रेसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर वुडन कर रहे हैं तो 3 इंच इंटू 4 इंच का बैटन से आप कर सकते हैं। वुडन रनर यूज्ड एज ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स कनेक्टेड विद जैक्स एट बीम सॉकेट्स एंड स्लैब सॉकेट्स। अभी क्या कर रहा है कि वुडन रनर, जो भी आपका वुडन रनर है उसको आपको अभी बताया गया कि आप यहाँ पर ब्रेसिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप समझेंगे, ये आपका क्या है, जैक सिस्टम है, ठीक है, ये जैक सिस्टम हो गया। फिर इसमें क्या जाता है, आपका प्रॉप्स जाता है, जो कि आपका मान लो कि पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप आपका होलो है। अब क्या है कि जब आपका बीम है तो बीम में क्या होगा, आपका यहाँ पर एक देखेंगे एक यू शेप का ऐसे बनाते हैं, इसमें आएगा सपोर्ट में। और अब इस यू शेप में क्या होगा, इसी ऐसा रहता है, आप देख लें। आप यू शेप में क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर वुडन ब्लॉक को लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कि क्या होगा कि वो आपका थ्रू आउट, जैसे आप एक यहाँ पर कर दिया आपने, एक आपने कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया आपने, ठीक है। ये अगर आप और आगे बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पर कर दिया आपने। तो इस तरह से क्या होगा, एक आपका ये बेस आपका बन जाएगा। उस बेस पे आप क्या करेंगे, जो स्टेजिंग, जो आपका शटरिंग है स्लैब का, उसको आप इस पे इंस्टॉल करेंगे, ताकि क्या हो कि जो वहाँ से लोड आए वो इससे होते हुए आपके ब्रेसिंग, जो आपका प्रॉप से होते हुए नीचे जैक में होते हुए आपके ग्राउंड तक चले जाए। आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ी वीडियो लंबी रहने वाली है, बट आप इसमें आज पूरी स्लैब का जो आपको चेकलिस्ट है वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप उसको कैसे करना है। जॉइंट सपोर्ट इंश्योर एडिशनल सपोर्ट आर प्रोवाइडेड क्लोज टू एवरी जॉइंट। जहाँ भी आपको जॉइंट दिखे वहाँ पर इंश्योर कीजिए कि उसको एडिशनल सपोर्ट वहाँ पर मिले, क्योंकि फिर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। जनरली जॉइंट के केस में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर आप उसको इंश्योर करा सकते हैं। पैकिंग मटेरियल, डू नॉट यूज brick chips or small battens at the bottom of props, use a square shaped wooden batten instead। अभी क्या है कि कहीं भी आप जैसे मान लो कि जैसे आपने प्रॉप्स किया और आपने नीचे क्या किया, एक कुछ हार्ड वुडन ब्लॉक लगाया, और आपको अगर लेवल मैच कराने के लिए अगर आपके पास जैकिंग है तो आप क्या करेंगे, उसमें थ्रेडिंग करके आप उसको अप या डाउन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जैक नहीं है तो आप क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा आपको ऊपर करना है तो आप फिर से इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करना है तो फिर आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि इस केस में आप छोटे छोटे ब्रिक के चिप्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, इन सबों को नहीं लगाएं, जो कि रेगुलर शेप में होते हैं। हो सकता है उसका क्रश हो जाए, जब भी लोड आए अगर वो क्रश हो गया तो वो फेल हो सकता है, सेटल हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जनरली आपको लकड़ी के टुकड़े ही यूज करने हैं जो कि स्क्वायर शेप में हो, और उसको यूज करना है, क्योंकि वो वहाँ से टूटना ना और वो सेटल ना हो, सिंक ना करे। जब आप ये सब जब आप कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई लेवल्स एज पर ड्राइंग यूजिंग स्पीड लेवल एंड ऑटो लेवल। जब भी आप क्या करेंगे कि स्टेजिंग आपने किया, ठीक है, आपने स्टेजिंग किया, ये आपकी स्टेजिंग है, ये आपकी स्टेजिंग है, तो आपको इसका लेवल चेक करना है कि क्या हमारा ये लेवल हमारे स्लैब के लेवल तक आ चुका है या नहीं आ चुका है, उसको चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, जो भी आपके ड्राइंग में दे रखा गया होगा उसको देखना है, उस पर या तो ऑटो लेवल से या स्पीड लेवल से आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब से देखते हैं सेंटरिंग में, स्लैब बॉटम फॉर्म विद प्लाईवुड पैनल सॉरी। अब देखिए क्या है कि यूज मटेरियल क्वालिटी, यूज हाई क्वालिटी फिल्म फेस्ड वाटर प्रूफिंग शटरिंग प्लाईवुड, टिपिकली 12 to 18 mm थिक और स्टील प्लेट्स विच मस्ट बी क्लीन एंड अनडैमेज्ड, रिप्लेस्ड एनी सैग्ड बेंट और ब्रोकन फॉर्मवर्क इमीडिएटली। अभी क्या करना है, जब आपने स्टेजिंग कर दिया, स्टेजिंग का मतलब हो गया आपका, देखिए स्टेजिंग का मतलब कि मान लो ये सब प्रॉप्स है आपके, तो आपने ये क्या किया, स्टेजिंग कर दिया, ठीक है, ये सब आपके प्रॉप्स हैं। एक अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये सब आपके क्या है, प्रॉप्स है। ये जब आपने प्रॉप्स लगा दिए तो अब क्या होगा, इस पर आप क्या करेंगे, एक शटरिंग का लगाएंगे प्लाईवुड का, ऐसे ये मान लो आप, ये आप शटरिंग लगाएंगे प्लाईवुड का, ठीक है, या आप ये लोहे का लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप शटरिंग लगाएंगे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट बाइंड करेंगे, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कॉन्क्रीट पोर करेंगे।
तो कह रहा है कि आप जब भी लगाएं, आप शटरिंग अगर लगाने जा रहे हैं तो वाटर प्रूफ शटरिंग प्लाईवुड लगाना है आपको। वहाँ पर क्या रिकमेंडेड होता है, वाटर प्रूफ शटरिंग प्लाईवुड, जिससे क्या हो कि जो भी आप कंक्रीट करें तो वो आपके वाटर के मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप वाटर प्रूफ नहीं लगाएंगे तो आप जैसे ही एक बार कंक्रीटिंग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपकी प्लाईवुड क्या हो जाएगी, वेस्टेज में हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, आप वो दूसरी बार यूज नहीं कर पाएंगे। और जनरली उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 12 to 18 ठीक होनी चाहिए। या तो आप इस केस में स्टील प्लेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या हो, सैगिंग ना हो। जैसे कि आपका कोई भी प्लाईवुड इस तरह का ऐसा ना हो, पूरा एक स्ट्रेट हो, या आपकी कोई स्टील की प्लेट है वो टेढ़ा ना हो, तो उस केस में आपको वो चीज़ ध्यान देना है। सपोर्ट सिस्टम, प्लेस एच बीम, टिम्बर रनर्स, स्टील चैनल अंडर प्लाईवुड एट द अप्रोप्रिएट इंटरवल एंडिंग प्लाईवुड थिकनेस एंड स्लैब लोड। अभी देखिए क्या है कि क्या बोल रहा है कि आपको क्या इंश्योर कराना है। इंश्योर ये कराना है कि देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जैसे ही आपने प्रॉप्स लगाया, प्रॉप्स लगाने के बाद अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रॉप्स लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक यू शेप में अगर आप स्टील का या लोहे का आप पाइप्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक यू शेप में आपको आता है। आप उस पर क्या करेंगे, रनर को डालेंगे, ठीक है। जैसे आप एक यू शेप में यहाँ डाल दिया, आपने एक शेप में यहाँ डाल दिया, फिर एक यू शेप में आपने यहाँ डाल दिया। इससे क्या होगा, ये रनर थ्रू आउट आपका सपोर्ट चला गया, ये रनर पे जो भी लोड आएगा वो आपके इस ब्रेसिंग के थ्रू नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर ये जो रनर है आपका, इस रनर पे क्या करेंगे, आप शटरिंग को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। आप देखेंगे, अगर मान लो आपने कभी देखा होगा साइड पे कि क्या होता है, जब आप बम्बू की ब्रेसिंग करते हैं, बम्बू का सपोर्ट लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा, इस केस में क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। अभी इन्होंने एक स्ट्रेट बम्बू कर दिया, उसके बाद उस पर क्या किया, एक छोटा सा, जितनी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि वो अच्छा स्लैब के लिए कर रहे हैं तो वो लंबा रनर भी हो सकता है। उस केस में आपने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ये लगा दिया प्रॉप्स, जो इस पर आपने इसको, फिर इसको सपोर्टिंग के लिए आपने यहाँ से और एक यहाँ से लगा दिया, तो ये क्या बन गया, टी शेप में बन गया। और ऐसे ही आप मल्टीपल करने के बाद आप इस पर क्या कर सकते हैं कि प्लाईवुड को रख के आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको एक बेस दे सकते हैं। तो आपको वो देखना है कि वो प्रॉपर होना चाहिए। फिक्सिंग प्लाईवुड, सिक्योर प्लाईवुड शीट्स टू सपोर्ट रनर यूजिंग नेल्स एंड स्क्रू, इंश्योर स्क्रू हेड्स आर फ्लश टू अवॉइड स्लैब सरफेस डिफेक्ट्स। अभी क्या कि आपको जब भी देखेंगे कि आपने अगर स्क्रू से या आपने नेल से शटरिंग को प्रिपेयर किया है, तो आपको ध्यान देना है कि वो सरफेस में क्या हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल कंक्रीट में जाके थोड़ा निकला हो बाहर की तरफ, ऐसा ना हो। बिल्कुल एक प्लेन सरफेस में आपको सारा वो प्लाईवुड के अंदर जाना चाहिए। जॉइंट इंटीग्रिटी, maintain tight joints between plywood sheets to prevent cement slurry leakage, use foam or tape to fill the any gaps in necessary। अब देखिए क्या है कि जो हमारे मार्केट में आपकी आती है प्लाईवुड, वो पूरे आपके जितने भी स्लैब एरिया उसमें तो आ नहीं पाएगी, उसमें मल्टीपल शटरिंग को यूज करते हैं, मल्टीपल प्लाईवुड को यूज करते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, गैप बनता है। जैसे आपका ये प्लाईवुड है और फिर एक प्लाईवुड है, इसके बीच में क्या होगा, एक गैप बनेगा। तो इस गैप को कम से कम रखना है, प्लस इस गैप, अगर कोई गैप है भी, क्योंकि गैप तो होगा ही, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना है, उस पर एक या तो टेप लगाना है या तो उसमें फोम डालकर क्या करना है, उसको फिल करना है, ठीक है। यूज फोम और टेप टू फिल एनी गैप इफ नेसेसरी। जैसे आप एक शटरिंग प्लाईवुड, ये एक शटरिंग प्लाईवुड, इसके बीच में क्या करेंगे, यहाँ या तो टेप चिपका देंगे या इसके बीच में एक फोम को क्या करेंगे, अंदर फिट कर देंगे, ताकि क्या हो कि कोई भी स्लरी इससे क्या हो, नीचे की तरफ ना जाए। सरफेस प्रिपरेशन, clean plywood surface and apply shuttering oil evenly to avoid concrete sticking and ensure easily de-shuttering। अभी क्या, जब आपने शटरिंग लगा, प्लाईवुड लगा दी, इसके ऊपर में आपको क्या करना है, इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद क्या करना है, शटरिंग ऑयल लगाना है। शटरिंग ऑयल इसलिए लगाना है ताकि क्या हो, आपका जो शटरिंग है और आपका जो कंक्रीट है उसके बीच में एक एडहेशन ना है, वो एक दूसरे से चिपक ना जाए, क्योंकि आपको बाद में डिशटरिंग भी करनी है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे से चिपक जाएगा, और जब आप फिर डिशटरिंग करने जाएंगे तो आपका प्लाईवुड डैमेज हो जाएगा, फिर वो कोई यूज का नहीं रहने वाला है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि प्लाईवुड अप्लाई शटरिंग ऑयल उस पर अच्छे से लगाना है, ताकि उस पर कंक्रीट चिपके नहीं, और आप जब डिशटरिंग करने जाए तो वो इजीली रिमूव हो जाए। कटआउट एंड ब्लॉकआउट, आपको फिर क्या चेक करना है कि अगर कहीं कटआउट है, कहीं आपका कंक्रीट कटआउट है, या कुछ आपका जैसे आपकी प्लम्बिंग के लिए कटआउट हो सकता है, या आपका जो संकेन स्लैब हो सकता है उसका कटआउट हो सकता है, तो इन सबको चेक करना है कि आपका वो कटआउट वहाँ पर दिया गया है कि नहीं। फिर आपको फाइनली क्या करना है, लेवल चेक करना है। लेवल चेक करना है कि जो भी आपके ड्राइंग में जो लेवल दिया गया है वो लेवल वहाँ पर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका वो लेवल मेंटेन हो रहा है, तब आप फिर क्या करेंगे, तब आप करेंगे नेक्स्ट जो करेंगे, शटरिंग स्लैब साइड एंड बीम साइड। अभी आपको देखिए इसमें भी वही है, आपको जो भी बताया गया है कि अगर आपको बीम साइड करनी है, जैसे कि अभी तो छत में कर दिया आपने, और बीम के साइड करनी है, तो बीम के साइड कैसा होता है, इस शेप में होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे तो आपने सपोर्ट दे दिया प्रॉप्स का, बट आपको साइड में क्या करना है, ये दोनों साइड में देखिए
यूज द सेम टाइप ऑफ वाटरप्रूफ प्लाईवुड सेम फोम टू मिनिमम थिकनेस ऑफ 12 mm. इंश्योर प्लाईवुड और स्टील प्लेट्स आर क्लीन एंड अनडैमेज्ड. रिप्लेस एनी सैग्ड, बेंट एंड ब्रोकन फॉर्मवर्क. कुछ भी अगर कोई सैग्ड है, बेंट है या ब्रोकन है तो उसको आपको हटा देना है. डू नॉट यूज नेकेड प्लाई. प्रोवाइड एटलीस्ट 3 हॉरिजॉन्टल रनर टू सपोर्ट द प्लाईवुड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड साइज. आपको क्या करना है, रनर देना है हॉरिजॉन्टल, ताकि आपके क्या हो कि जो भी आपका प्लाईवुड हो, जो भी आपका शटरिंग है उसको सपोर्ट मिल सके. उसके बाद आपका जैसे देखिए ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है, तो बीम का जो ज्वाइंट होता है वहाँ पर क्या करना है, आपको सिकंजी देना है. सिकंजी क्या होता है, जनरली क्या होता है, इस तरह से दोनों को क्लैंप करना है, एक दूसरे को क्लैंप करना है, या आपको अच्छे से टाई करना है, आपको क्लैंप करना है. ठीक है, उस केस में क्या करते हैं कि आपको सिकंजा यूज करते हैं. ठीक है, टू मीटर स्ट्रेंथ, जो कि आपके ज्वाइंट को फेल हो, जैसे कंक्रीट इसमें आएगा तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो आपका क्या होगा, इस बेस से और इस जो वर्टिकल है इसके बीच में ये फेल होने के चांसेस होते हैं. तो आपको इस ज्वाइंट पे क्या करना है, क्लैंपिंग, जो कि जिसको सिकंजा भी बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, या आप टाई रॉड यूज कर सकते हैं. जैसे आप ये है तो एक टाई रॉड ऐसा आता है, तो आपको इस केस में ऐसे करके टाई रॉड, इसको क्या होगा, दोनों साइड को टाई करके रखेगा. ठीक है, बीम के केस में भी कॉलम के केस में भी आपका टाई रॉड आता है, आप उससे क्या कर सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं, ताकि उसका शटरिंग क्या हो, डिस्प्लेस ना हो. अगर आपका शटरिंग डिस्प्लेस होता है, एक तो चांसेस ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, कि आपका कंक्रीट सारा बह के निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो आप उसका क्या होगा, आपका कंक्रीटिंग फेलियर हो जाएगा. या तो फिर आपका ऐसा हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर वो नहीं टाइट नहीं किया, तो क्या हो सकता है कि आपका जैसे आपका बीम ऐसा होना चाहिए, बट आपका शटरिंग फेलियर होने की वजह से क्या हो गया कि बीम शटरिंग ऐसे चला गया. तो जब आप शटरिंग करेंगे तो आपका जो बीम होगा वो ऐसा तिरछा दिखेगा, जो कि एस्थेटिक व्यू नहीं है, जो कि आपका दिखने में खराब लगेगा. बाद में उसको आपको मैनेज करने के प्लास्टर के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है. तो इसके लिए क्या होता है कि आप जनरली जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपको शटरिंग पे ध्यान देना चाहिए. अलाइनमेंट एंड प्लम चेक. आपको अलाइनमेंट और प्लम चेक करना है. अलाइनमेंट का क्या मतलब होगा कि जैसे ही आपका स्ट्रेट कोई भी बीम है तो वो स्ट्रेट है या नहीं है. आपका कॉलम टू कॉलम, आपका देखिए जैसे ड्राइंग में जहाँ पर दिया गया है कॉलम टू कॉलम में, उसको मैच करना है कि वो स्ट्रेट है या नहीं. दूसरा, आपका जो वर्टिकल है जो कि वो अलाइंड है कि नहीं है. अब जैसे आप देखिए, एक ये बीम है आपका टॉप फ्लोर का और दूसरा बीम है आपका ग्राउंड फ्लोर का, तो आप ब्रिक वर्क तो इस पर करेंगे. अगर आपका ये प्रॉपर अलाइन नहीं होगा तो क्या होगा कि जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो या तो यहाँ पर ये टक बन जाएगा, थोड़ा सा आपका बाहर निकल जाएगा, या हो सकता है कि वो थोड़ा अंदर आ जाए. तो आपको क्या करना है, प्लम डाल के आपको चेक करना है कि नीचे का जो आपका बीम है और ऊपर का जो बीम है वो सेम लेवल में, सेम लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो वो भी आपको चेक करना चाहिए, ताकि आपको जब ब्रिक वर्क करें तो आपको इशू ना आए. फॉर्मवर्क स्टेबिलिटी. साइड फॉर्मवर्क शुड बी वेल सपोर्टेड विद सोल्जर रनर एंगल सपोर्ट. आपको साइड में जो भी है, अब जैसे मान लो ऐसा है कि आपका कोई बीम है, उसकी डेप्थ क्या है, ज़्यादा है, तो आपने यहाँ कॉर्नर पे क्या किया, क्लैंप लगा दिया, टाइट कर दिया, टाई रॉड लगा दिया. बट ये वाला क्या है, ये डेप्थ क्या है, ज़्यादा है. तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जैसे एक आपको मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए ये बीम है अगर आपका, ठीक है, ये बीम है आपका. तो इस केस में जब अगर ये डेप्थ ज़्यादा है तो इस केस में क्या करते हैं, बीच में भी एक रनर डालते हैं, ऐसे रनर डालते हैं. वो इसलिए डालते हैं ताकि क्या हो कि जब भी आपकी कोई कंक्रीटिंग इसमें जब जाए तो क्या होगा कि वो प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने से क्या हो सकता है, आपकी शटरिंग यहाँ पर क्या हो सकती है, फूल सकती है. शटरिंग क्या हो सकती है, वहाँ पर निकल सकती है बाहर की तरफ. तो जब आप डिशटरिंग करेंगे तो आपका पता चलेगा कि ऐसा आ गया है, ये आपका ऐसा बीम आ गया है. नीचे तो आपने लगाया था तो नीचे सही आया, ऊपर भी आपका सही आया, बीच में क्या हो गया, आपकी डिशटरिंग क्या हो गई है, फूल गई है. और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो बीम दिखने में लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, और बाद में उसको आपको प्लास्टर करने के टाइम में काफ़ी इशू आने वाला है. तो इस केस में जब आपकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है 300 mm से, तो आपको उसको में क्या करना चाहिए, रनर लगाना चाहिए. जॉइंट सीलिंग. जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पर अगर आपको कहीं ओपन एरिया दिख रहा है, या आपको कहीं कटआउट दिख रहा है, या कहीं छोटा सा होल दिख रहा है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको सील करना चाहिए. चाहे आपको वहाँ पर फोम का यूज़ करना चाहिए या टेप का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ आप ऐसा मटेरियल लकड़ी के टुकड़े को लगा सकते हैं, ताकि क्या हो, वो आपके स्लरी को नीचे आने से रोके, स्लरी को लीक होने से रोके. MEP क्लियरेंस. अब क्या है, जब भी आप ये कर लिया आपने, तो आपको MEP क्लियरेंस देना है. कि MEP के लिए आपने कोई कटआउट जो दिया गया है वो आपने छोड़ा है, जो पाइप है, ड्रेन पाइप है, या आपके जो संकीर्ण स्लैब की पाइप है, इन सब के लिए आपने प्रॉपर वहाँ पर कटआउट छोड़ रखा है या नहीं रखा है. सरफेस ट्रीटमेंट. अप्लाई शटरिंग ऑयल इवनली ऑन द इनर फेस ऑफ द इंश्योर क्लीन सरफेस फिनिश एंड स्मूथ रीशटरिंग. आपको शटरिंग ऑयल को यूज करना है ताकि आपका एक तो जब आप कंक्रीट करें तो उसकी सरफेस स्मूथ हो जाए, और दूसरा क्या हो कि आपका जब डिशटरिंग करने जाए तो वो इजीली हो सके. डायमेंशन चेक. आपको डायमेंशन चेक करना है कि जो आपका बीम का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो प्रॉपर एज पर ड्राइंग वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, अब चले चलते हैं. जब आपने ये सब चेक कर लिया, आपका जब शटरिंग आपने अप्रूवल दे दिया कि ओके है, तो उसके बाद आता है रेनफोर्समेंट. जब आप रेनफोर्समेंट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए वो देख लेते हैं. इंश्योर रेनफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन इज अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द स्टील ग्रेड, बार डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग. आपको देखना है कि जो भी ड्राइंग में दिया गया वो स्टील ग्रेड सेम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उसकी डाया जो है वो सेम है या नहीं है, और नंबर ऑफ बार एज पर आपका जो बीबीएस प्रिपेयर होता है, बीबीएस के अकॉर्डिंग वहाँ पर टाई हुआ है कि नहीं हुआ, जो भी आपका बार बाइंडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। बाइंडिंग टाइप, अल्टरनेट क्रैंक बार, बोथ साइड क्रैंक बार, डबल मेश बाइंडिंग। अभी क्या है कि आपको जब बाइंडिंग आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग में वो मेंशन किया गया होगा कि आपको डबल मेश देना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डबल मेश क्या होता है। इसके टॉप में भी आपका मेश होता है और बॉटम में भी मेश होता है, मतलब दोनों साइड में आपका मेश होता है, ठीक है। जैसे आपके देखिए, मान लो ये स्लैब के आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या है, डबल मेश है। इसके ऊपर नीचे दोनों सरफेस, दोनों में क्या है आपका रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या होगा, डबल मेश। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, अल्टरनेट क्रैंक बार। अल्टरनेट क्रैंक बार का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा क्रैंक बार हो गया, फिर दूसरा स्ट्रेट बार होगा, फिर तीसरा क्या होगा, क्रैंक बार होगा। तो ये अल्टरनेट क्रैंक बार हो गया, बोथ साइड क्रैंक बार। अभी बोथ साइड क्रैंक बार का क्या मतलब हुआ कि एक इधर से भी है क्रैंक बार, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, देखिए, और इस तरह से है, ये क्रैंक बार है, मतलब बोथ साइड से क्रैंक बार है, ठीक है। तो ये अभी आपका टाइप हो गया, आपको चेक करना है कि आपकी ड्राइंग में क्या दिया गया और साइड पे एग्जीक्यूट क्या हो रहा है। दूसरा क्या है कि बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर जो यूज हो रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है, कहीं उसमें रस्ट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं वो मतलब ऐसा वीक तो नहीं है, और साथ ही साथ उसका जो गेज होना चाहिए वो 16 to 18, जो कि 0.09 mm, 0.9 mm से लेके 0.9 mm से लेकर 1.2 mm तक क्या होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपको इसको एनिल्ड वायर, सॉरी यहाँ अनसीलेंट वायर लिखा हुआ है, एक्चुअली होता है एनिल्ड वायर। इसका जो टेक्निकल नाम होता है, ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जो आप वो वायर यूज कर रहे हैं उसका क्या नाम है, एनिल्ड वायर होता है। और इसका जो गेज होना चाहिए 16 to 18 गेज होना चाहिए। अगर mm में बात करें 0.9 mm से लेकर 1.2 mm के बीच में होना चाहिए इसकी थिकनेस, ठीक है। और इसका जो यूजेज होता है जनरली वो 1% ऑफ द टोटल रेनफोर्समेंट, 1% ऑफ टोटल रेनफोर्स। अगर मान लीजिए कहीं 100 kg का आपने रेनफोर्समेंट यूज किया है, जनरली ये डिफर भी करता है, क्योंकि क्या है कि अगर आपके हाई ड्राई होगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर आपकी जो एनिल वायर है, जो बाइंडिंग वायर है वो कम लगेगा। बट जनरली ये देखा गया प्रैक्टिस में कि 1% क्या होना चाहिए आपका यूज होता है बाइंडिंग वायर। लैप पोजिशनिंग, आपका जो लैप किया दिया गया वो प्रॉपर है या नहीं है। जहाँ पर लैपिंग एरिया है, लैप नॉट लैपिंग एरिया है, तो उस एरिया में तो लैप नहीं चला गया है। आपकी जो लैपिंग जोन है उसमें है या नहीं है, एज पर IS 456 स्टैगरिंग किया गया कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो लैप होता है, जैसे आपकी ये कॉलम है, तो कॉलम के केस में क्या होता है कि आपका L/4, तो ऊपर का L/4, नीचे का L/4, ठीक है, उसमें आपका लैपिंग जोन नहीं होता। जो जोन होता है वो बीच वाले में होता है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। साथ ही साथ जो आपको लैपिंग करना होता है वो स्टेगर्ड वे में करना पड़ता है, मतलब कि आपका जितना भी नंबर्स, मान लो अगर 6 नंबर्स ऑफ आपके बार हैं, तो 3 नंबर्स ऑफ बार का जो लेवल होगा लैपिंग का वो एक जगह एक प्लेस पे होगा। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा जो लैपिंग होगा वो एटलीस्ट 300 mm हट के क्या होगा, दूसरा लैपिंग होगा। तो आपको 50% से ज़्यादा एक प्लेस पे लैपिंग नहीं करनी है। क्रैंक लेंथ जो है, क्रैंक लेंथ शुड फॉलो ड्राइंग्स टिपिकली L/4 L/5। जनरली आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कि आपको क्रैंक लेंथ क्या रखनी है, कहाँ पर क्रैंक देनी है, बट जनरली ये L/4 to L/5 होता है। जैसे अगर मान लो ये 5 मीटर की स्लैब है, तो आपको जो क्रैंक आना चाहिए वो 1 मीटर पे आना चाहिए। यहाँ से क्या होनी चाहिए डिस्टेंस, ये 1 मीटर का होना चाहिए। अगर आप L/5 लेते हैं तो 1 मीटर, अगर आप L/4 लेते हैं तो ये 1.25 के अराउंड चला जाएगा, ठीक है। आपको कवर ब्लॉक चेक करना है कि कवर ब्लॉक जो भी है, अगर स्लैब के केस में देखा जाए तो 20 to 25 mm का होना चाहिए, अगर बीम के केस में देखा जाए तो 40 mm के आसपास का होना चाहिए। स्पेसर बार या चेयर बार। अब देखिए स्पेसर बार और चेयर बार क्या होता है कि आपका जो भी अगर डबल मेस है, तो डबल मेस में दोनों मेस को एक दूसरे से एक गैप मेंटेन करने के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, चेयर बार प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ये आपने देखा होगा साइड पे इस तरह का चेयर बार हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि क्या हो कि दोनों जो मेस हो उसका क्या हो कि एक दूसरे के बीच में गैप मेंटेन हो, ताकि कंक्रीट उसमें फिल हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करें, चेयर प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग रिव्यू। अभी जो भी आपकी ड्राइंग दिया गया है उसमें आपको चेक करना है कि क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग में कितनी रेनफोर्समेंट है, उसके रिंग साइज क्या है, उसमें कितना स्पेसिंग है, वो सब आपको चेक करना है। और उसको साइड पर भी देखना है कि वो उस तरह से उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है नहीं है। अगर मल्टीपल बार टाइप्स आर यूज फॉर द स्लैब टाइप्स, वन वे स्लैब, मेन क्रैंक बार, अल्टरनेट टाइप इन शॉर्टर डायरेक्शन, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, आपको इन सबको चेक करना है कि जो भी ड्राइंग में दे रखा है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं है। आपके देखिए क्या होता है कि वन वे स्लैब में मेन क्रैंक बार, अल्टरनेट वे इन शॉर्टर डायरेक्शन। आपको जनरली क्या होता है कि जैसे आपका शॉर्टर डायरेक्शन है, तो ये जो शॉर्टर डायरेक्शन हो जाता है ये आपका मेन बार हो जाता है, और जो आपका लॉन्गर जो डायरेक्शन में होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि टू वे स्लैब में अगर आपकी जो जिसमें कि आपका लेंथ और वेट का जो रेशियो होता है
वो बिल्कुल 2 से कम होता है, तो उस केस में क्या करते हैं कि आपका जो शॉर्टर स्पैन होता है वो क्या हो जाता है मेन बार, और जो आपका लॉन्गर स्पैन हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाता है। और अगर आपको देखेंगे कि अगर वन वे स्लैब में मेनली क्या होता है, आपको शॉर्टर डायरेक्शन में आपको क्या किया जाता है, जैसे आपका वन वे स्लैब है, ये अगर ये वन वे स्लैब है तो इस केस में शॉर्टर डायरेक्शन में आपको क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है। अल्टरनेट भी दे सकते हैं या फिर दोनों साइड से दे सकते हैं, वो आपके ड्राइंग पे दिया होगा, स्ट्रक्चर डिजाइनर आपको डिजाइन करके बताने वाला है। तो वन वे में क्या होता है कि शॉर्टर डायरेक्शन में आपको क्या किया जाता है, क्रैंक दिया जाता है, बॉटम में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है, ठीक है, टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है। टू वे स्लैब में क्या होता है कि आपका दोनों साइड में आपको क्या दिया सकता है, क्रैंक बार दिया जा सकता है, और दोनों साइड में आपको क्या दिया जा सकता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार भी दिया जा सकता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बार भी दिया जा सकता है, वो आपके ड्राइंग में मेंशन होगा। फिर आपको देखना है जब आप कंक्रीट ड्यूरिंग कंक्रीट पोर चेकिंग, अगर आप कंक्रीट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन अप्रूवल, आपका जो मिक्स डिजाइन है वो अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, आपको वो देखना है। दूसरा क्या देखना है, स्लम्प चेक करनी है कि आपके साइड पे जो भी कंक्रीट आ रहा है उसका स्लम्प वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि अगर स्लम्प वैल्यू सही नहीं होगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी इफेक्टेड होगा, वर्केबिलिटी इफेक्टेड होगा तो आपके कंक्रीटिंग में इशू आएगा, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ में भी इशू आ सकता है। मॉनिटर कंक्रीट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर भी मेंटेन देखना है कि जो भी हमारा जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपकी कंक्रीट मिक्सिंग हुआ है वो कब मिक्सिंग हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा डिले 30 मिनट जो उसका इनिशियल सिटिंग टाइम होता है उसके विद इन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर 30 मिनट्स हो गया वो फिर क्या होगा, उसकी इनिशियल सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको चेक करना है कंक्रीट पंपिंग जो है उसके जॉइंट्स वगैरह चेक करना है प्रॉपर है या नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, प्रॉपर आपके जो भी कंक्रीट है उसको पंप करके आपके स्लैब तक वो छोड़ पाएगा या नहीं पाएगा, उसको चेक करना है। बिफोर स्टार्टिंग द कंक्रीटिंग ये सब आपको चेक करने हैं। इंश्योर द इंटायर पंपिंग सिस्टम इज क्लीन, वेल अलाइंड एंड गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे से उन्होंने सेट कर रखा है प्रॉपर, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि वो फ्लो होकर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। यूज ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर, आप फिर क्या कर सकते हैं, जो भी आपके साइड पे वाइब्रेटर है आप उसकी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है, आप उसको यूज चलाकर देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी आप जाके क्या कर सकते हैं, कंक्रीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरली ऐसा रिकमेंड दिखा गया कि आपके साइड पे 2 वाइब्रेटर तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर एक वाइब्रेटर अचानक काम बंद कर दे या काम खराब हो गया हो तो क्या होगा कि आप कंक्रीटिंग तो रोक नहीं सकते, और विदाउट वाइब्रेटिंग अगर आप करेंगे तो आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो जनरली उसमें एक स्टैंड बाई में आपके पास वाइब्रेटर होना चाहिए। कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस, start pouring concrete from beams areas first and progressive toward the exit to ensure a smooth flow and uniform placement। अभी क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर ये आपका ये स्लैब है और ये आपका क्या है बीम है, तो आपको अगर पोरिंग करनी है, कंक्रीट पोरिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीम को फिल करना स्टार्ट करें, और बीम को भी जब भी आप फिल करें तो लेयर वाइज फिल करना करें। ऐसा ना हो कि आप एक बार पूरा बीम को फिल कर दें फिर आप स्लैब को फिल करें, ऐसा नहीं, आप लेयर बाई लेयर क्या करें, फिल करना शुरू करें। जैसे आपने एक लेयर यहाँ फिल किया, आप इसको क्या करें कि वाइब्रेटर चलाएं, फिर दूसरा लेयर यहाँ फिल करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें लेयर फिर बढ़ाते जाएं, ताकि क्या हो कि आपको लोड भी क्या हो, सडन लोड इस पर ना आए और आपका जो स्टेजिंग है वो फेलियर होने के चांसेस ना बने। स्लोप मेंटेनेंस, मेंटेन द डिजाइन स्लोप टू अलाउ द प्रॉपर वाटर डिस्चार्ज टू प्रिवेंट। अब जब आप कर रहे हो, आप सटरिंग तो आपका आपने कर रखा है, अब आप जब कंक्रीटिंग कर रहे हो तो कंक्रीटिंग करने के बाद आपको एक स्लोप मेंटेन भी करना है, आपको स्मूथ सरफेस देना है, और दूसरा क्या करना है, स्लोप मेंटेन करना है, ताकि आपका वाटर क्या हो, फ्लो होके निकल जाए। ऐसा ना हो कि आपके स्लैब के ऊपर ही वाटर का क्या हो, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि ओवर द टाइम आपका सीपेज स्टार्ट हो सकता है, आपके स्लैब से पानी नीचे जा सकता है और आपका स्लैब फेलियर हो सकता है। क्यूरिंग प्रोसेस, आफ्टर फाइनल सेटिंग ऑफ द स्लैब परफॉर्मेंस, स्प्रिंकल पोन्ड क्यूरिंग टू प्रमोट प्रॉपर हाइड्रेशन कंक्रीट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। अभी क्या करना है कि जब आपने कंक्रीट कर दिया है तो आपका क्या करना है, जैसे आपका ये स्लैब है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप पॉन्डिंग कर सकते हैं, या तो आप पानी छिड़काव करें हमेशा। दूसरा जो रिकमेंडेड होता है उसमें क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे स्लैब ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे आप छोटे छोटे इसमें स्लैब बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉन्डिंग कर सकते हैं, पानी इसमें क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, या तो आप वाटर भी डाल सकते हैं या आप क्यूरिंग कंपाउंड भी डाल के इसमें क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो कि क्या होगा, कंटिन्यूअस पानी यहाँ रहने से क्या होगा कि वो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करके रखेगा और वहाँ क्रैक आने के चांसेज कम हो जाएंगे। पोस्ट पोर स्लैब, अब जब पोरिंग कर चुके हो आप तो आपको क्या क्या देखना है, आपको क्या करना है कि आपको जो क्यूरिंग करनी है आपको मिनिमम जो ओपीसी सीमेंट है, ठीक है, पीपीसी सीमेंट है, जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है, बट मिनिमम एटलीस्ट 21 डेज का आपको क्यूरिंग करना है।
नो हैवी ट्रैफिक और स्लैब और वेरिएंट, आपको कोई भी 7 डेज़ तक उस पे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। 7 डेज़ तक आपको कम से कम मूवमेंट उस पे करना है, ताकि क्या हो, उस पे कोई क्रैक आने के चांसेस ना हो। डिसटरिंग टाइम जो आपको हमने एक स्पेशल वीडियो इसमें बना रखा है कि आपको डिसटरिंग कब करनी चाहिए एज़ पर IS 456 गाइडलाइन, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल्स में आपको स्ट्रिपिंग टाइम, जो डिसर्टिंग टाइम है, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क का जो टाइम है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो अभी मैं यहाँ पर वो डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बट IS 456 में डिसर्टिंग टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देखकर डिसर्टिंग कर सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन देख सकते हैं, कोई हनीकॉम्ब वगैरह तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई सरफेस डिफेक्ट तो नहीं है। अगर है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हनीकॉम्ब है तो वहाँ पर फिर देखेंगे कि वो परसेंटेज क्या है। अगर वो परसेंटेज मिनिमल है तो फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई रिच मोर्टार्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं थोड़ा वाटर प्रूफिंग का यूज़ करके। अदरवाइज वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको रिमूव करके फिर से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाई मटेरियल के साथ ग्राउट कर सकते हैं। डायमेंशन एंड लेवल चेक, अब उसमें क्या करेंगे, स्लैब की थिकनेस चेक करेंगे प्रॉपर है कि नहीं है, स्लोप चेक करेंगे प्रॉपर है या नहीं है। रिवार्ड एक्सपोजर, कोई भी एनफोर्समेंट तो शो नहीं हो रहा है, एनफोर्समेंट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर एनफोर्समेंट दिखेगा तो क्या होगा, रस्टेड होगा, रस्टेड होने की वजह से फिर वो डैमेज हो जाएगा और पूरी स्लैब को डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पर देखेंगे कंक्रीट की क्यूब का सैंपल जो हम लोगों ने लिया होगा कंक्रीटिंग के टाइम में 7 डेज और 28 डेज पे उसका चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। ड्रेनेज चेक करेंगे कि जो भी हमने करेक्ट स्लोप दिया है उससे क्या हो रहा है, पानी वहाँ से फ्लो होकर नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो फ्लो हो पा रहा है या नहीं पा रहा है। क्रैक मॉनिटर करेंगे कि जो 28 डेज हम अगर छोड़ रहे हैं तो उसमें क्रैक ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि क्रैक हो जाने की वजह से क्या होगा कि उसमें सीपेज आने के चांसेस हो सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपके फ्रेंड सिविल इंजीनियर है या आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।